3 अप्रैल 2025। शेक्सपियर की जूलियट ने भले ही कहा हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत में नाम केवल शब्द नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी इसे अच्छे से समझती है। पिछले एक दशक में नाम बदलना उसके शासन करने के सबसे प्रमुख औजारों में से एक बन गया है। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, फैजाबाद अब अयोध्या है, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया गया है, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। यहाँ तक कि आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर शिवाजी के सम्मान में रख दिया गया है। द टेलीग्राफ में श्री रूपा दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस रणनीति का लेटेस्ट एडिशन वक्फ संशोधन विधेयक है, जिसे अब एक नए नाम उम्मीद के साथ फिर से लाया गया है। उम्मीद एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है आशा, लेकिन ये आशा असल में क्या है? इस विवाद के केंद्र में भारत की विशाल वक्फ संपत्तियां हैं, 8.7 लाख संपत्तियां जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं, जिससे वक्फ देश में भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक बन गया है। इस्लामिक कानून के तहत ये संपत्तियां धार्मिक या दान के उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं या और निजी या सरकारी हाथों द्वारा इन पर दावा नहीं किया जा सकता। उम्मीद विधेयक इसे बदलने की कोशिश करता है। इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं उनमें पहला है वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम करना। दूसरा है वक्फ बोर्ड की शक्ति को खत्म करना, जो ये निर्धारित करता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं है। और तीसरा है सरकारी संपत्तियों की वक्फ स्थिति को रद्द करना। और चौथा है केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम मेंबरान को अनुमति देना और 2 महिलाओं को अनिवार्य करना। बात पैटर्न की करें तो उम्मीद विधेयक बीजेपी की रीनेमिंग प्लानिंग की ही हालिया कड़ी है, ये पहला नहीं है। पार्टी ने शहरों से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ रीब्रांड करने की आदत बना ली है। 2014 और 2024 के बीच बीजेपी सरकार ने कांग्रेस युग की कम से कम 23 योजनाओं का नाम बदल दिया और उन्हें नई पहल के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट का नया नाम था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम की रीपैकेजिंग थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की रीनेमिंग थी। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर शहरी विकास परियोजनाएं भी रीनेमिंग रीब्रांडिंग ही रही। मसलन अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत असल में जवाहरलाल नेहरू शहरी राष्ट्रीय पुनर्नवीनीकरण मिशन था, जो कि JNURM के नाम से जाना जाता है, केवल एक अलग नाम के साथ। कुल मिलाकर उम्मीद विधेयक के साथ भाजपा ने एक बार फिर से नाम बदलने की रणनीति का इस्तेमाल किया है। नाम में हुए हर एक बदलाव को ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के रूप में उचित ठहराया जाता है। नाम बदलना ये बताता है कि चीजें अब किस बात की नुमाइंदगी करती हैं। प्रयागराज अब अकबर के शासनकाल का इलाहाबाद नहीं है, बल्कि अब ये हिंदू विरासत का प्रतीक है। लेकिन इस बार नाम परिवर्तन में और भी बहुत कुछ है। दांव बहुत अधिक है, शहरों के नाम या सरकारी योजनाओं से भी अधिक। ये जमीन के बारे में है, नियंत्रण के बारे में है, शक्ति के बारे में है। नाम बदलना केवल भाजपा के लिए विशिष्ट नहीं है। कांग्रेस ने भी दशकों से नाम बदलने का खेल खेला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर राजीव गांधी स्टेडियम तक कांग्रेस नेताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी विरासत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में स्थापित हो। सभी दलों ने नामकरण को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि भारतीय राजनीति में नाम केवल शब्द नहीं है, वो इतिहास के दावे हैं और जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए नैरेटिव कंट्रोल है। अब सवाल केवल नाम में क्या रखा है नहीं है, असली सवाल ये है कि कौन इसका फैसला करता है। बहरहाल भारत के मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को अदालत में चुनौती देगा और इस काले कानून के खिलाफ समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने दावा किया कि ये मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश है। अदीब ने कहा कि उन्होंने ये सोचकर तमाशा शुरू किया है कि वो हमारी संपत्तियां छीन सकते हैं। क्या ये स्वीकार्य है? ये मत सोचिए कि हम हार गए हैं। अभी तो इस विधेयक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रस्तावित कानून भारत के मूल ताने बाने को खतरे में डालता है। संविधान और कानून के जानकार फैजान मुस्तफा का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के कुछ प्रोविजनों का स्वागत किया जा सकता है। मसलन हमारा देश विविधताओं वाला है, इस लिहाज से वक्फ बोर्ड में महिलाओं, ओबीसी और गैर मुस्लिम को रखे जाने के प्रोविजन को वो पर्सनली ठीक मानते हैं। लेकिन हम में से कई लोगों की ये धारणा गलत है कि वक्फ बोर्ड मौलानाओं की एक पर्सनल यूनिट है। सच्चाई ये है कि ये एक वैधानिक इकाई है और इसमें नियुक्तियां राज्य सरकारें ही करती हैं। अब समझते हैं कि इतना बवाल क्यों है वक्फ कानून को लेकर।
द हिंदू के मुताबिक मूल विधेयक ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म कर दिया था। वक्फ बाय यूजर एक इस्लामी कानूनी परंपरा पर आधारित थियरी है जो संपत्तियों को उनके निरंतर सोशल यूज के बेस पर धार्मिक या परोपकारी संपत्ति के रूप में मान्यता देता है, भले ही उसके पास औपचारिक दस्तावेज ना हो। ऐतिहासिक रूप से मौखिक घोषणाओं या प्रथाओं के जरिए कई मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें और अन्य धार्मिक स्थल स्थापित किए गए थे और उनकी वक्फ स्थिति पीढ़ियों तक सार्वजनिक उपयोग द्वारा वैधता प्राप्त करती थी। वक्फ संशोधन विधेयक साफ करता है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियां जो कानून लागू होने से पहले पंजीकृत है अपनी स्थिति बनाए रखेंगी जब तक कि वो विवादित न हो या उन्हें सरकारी संपत्ति घोषित न किया जाए। एक प्रोविजन को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्ति को दिखाना या साबित करना होगा कि वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं ताकि वक्फ स्थापित किया जा सके। नए विधेयक में गैर मुसलमानों को केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल जैसे प्रमुख संस्थानों में नियुक्ति की अनुमति देने वाले प्रोविजनों को बनाए रखा गया है। ये केंद्र सरकार को केंद्रीय वक्फ परिषद में 3 सांसदों, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से इनको नामांकित करने का अधिकार देता है, बिना ये अनिवार्य किए कि वो मुसलमान हो। इसी प्रकार विधेयक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी अनुमति देता है और राज्य सरकारों को वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबरान की नियुक्ति अनिवार्य करता है। हालांकि संशोधित विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति की इस सिफारिश को शामिल किया गया है कि राज्य सरकार का वो अधिकारी जो वक्फ बोर्ड का हिस्सा होगा वो वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। नए विधेयक में मुख्य प्रस्ताव ये हैं कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड को संपत्ति और वक्फ घोषित करने की शक्ति से वंचित किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना को 2 सदस्यीय के बजाय 3 सदस्यीय किया गया है। प्रत्येक ट्रिब्यूनल में एक जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी और मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे। अधिनियम लागू होने से पहले गठित ट्रिब्यूनल तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक उनके अध्यक्ष और मेंबरान का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। पिछले विधेयक के मुताबिक जिला कलेक्टर या उसकी बराबर के रैंक के अधिकारी वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने के लिए ऑथराइज थे, लेकिन संशोधित विधेयक में अब यह कंपलसरी करता है कि जिला कलेक्टर से ऊपर रैंक वाले सीनियर अधिकारी सर्वे का संचालन करें, खासतौर से उन मामलों में जहां सरकारी स्वामित्व विवादित है। संशोधित विधेयक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अंतिम निर्णायक के रूप में नामित किया गया है जो 1995 अधिनियम के तहत निर्धारित वक्फ ट्रिब्यूनलों की जगह लेंगे। ये भी प्रोविजन है कि जब तक अधिकारी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते विवादित संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगर अधिकारी ये निर्धारित करते हैं कि संपत्ति सरकार की है तो उन्हें राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जो फिर वक्फ बोर्ड को अपने रिकॉर्ड संशोधित करने का निर्देश देगी। वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाने के लिए सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने का प्रोविजन रखा गया है। इस सिस्टम के तहत वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी जानकारी को कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर एक बताए गए पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। संशोधित विधेयक में एक ये छूट दी गई है कि संबंधित वक्फ ट्रिब्यूनल 6 महीने की समय सीमा बढ़ा सकता है अगर मुतवल्ली यानी संपत्ति के संरक्षक ये साबित करने के लिए आवेदन करता है कि वो निर्धारित अवधि में संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने में विफल क्यों रहा, तो ट्रिब्यूनल उचित अवधि तक विस्तार प्रदान कर सकता है। ये विधेयक 1995 के अधिनियम की धारा 107 को निरस्त करने की कोशिश करता है जिसने परिसीमा अधिनियम 1963 को वक्फ संपत्तियों पर लागू नहीं होने दिया था। इसके साथ साथ बताते चलें कि विधेयक के पहले वाले संस्करण में ये प्रोविजन था ही नहीं। परिसीमा अधिनियम कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक निर्धारित अवधि के बाद कानूनी प्रतिबंध लगाता है। धारा 107 ने वक्फ बोर्डों को अतिक्रमित संपत्तियों को वापस पाने के लिए 12 वर्ष की सीमा अवधि से छूट प्रदान की थी। नया विधेयक वक्फ विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने के नियम को खत्म कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष 90 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल के आदेश प्राप्त करने के बाद संबंधित हाई कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं। विशेष रूप से ये विधेयक अदालतों को किसी भी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मुकदमों की सुनवाई से रोकता है जब तक कि संबंधित वक्फ संपत्ति कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड न हो।